टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं विनिमय दर की पांचवी प्रणाली, जिसका नाम है प्रबंधित लोचशील विनिमय दर प्रणाली। ये प्रणाली क्या होती है और इस प्रणाली में किस प्रकार से विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है और कैसे ये प्रणाली सभी प्रणालियों से अच्छी साबित हुई है और वर्तमान में सबसे अच्छी प्रणाली कौन सी है, वो सब हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है विनिमय दर की पांचवी प्रणाली, प्रबंधित लोचशील विनिमय दर प्रणाली। आइए देखते हैं इसे। सबसे पहले विदेशी विनिमय दर का अर्थ जरूर बताऊंगा मैं आपको। एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी के रूप में जो मूल्य होता है उसे ही हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। इसे करेंसी का बाह्य मूल्य भी कहते हैं, फोरेक्स दर भी कहते हैं। ध्यान देना, विदेशी विनिमय दर का अर्थ होता है विदेशी मुद्रा का मूल्य या विदेशी मुद्रा की कीमत। जैसे हमने कहा $1 बराबर 74 रुपए है, तो इसका मतलब है कि $1 अगर हमें लेना है तो हमें 74 रुपए देने होंगे। ऐसे ही अलग अलग देशों की करेंसी का अलग अलग विनिमय दर निर्धारण होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विनिमय दर की हमने स्वर्णमान प्रणाली भी पढ़ ली, ब्रेटन वुड्स प्रणाली भी पढ़ ली है, लोचशील विनिमय दर प्रणाली भी पढ़ ली है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली भी पढ़ ली है और आज हमारी इसकी अंतिम प्रणाली है प्रबंधित लोचशील विनिमय दर प्रणाली। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसे प्रबंधित तरणशील लोचशील विनिमय दर प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा ही होता है। इस प्रणाली में क्या हो रहा है, जैसे लोचशील विनिमय दर प्रणाली में क्या होता था, विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों से होता था, वैसे ही इस प्रणाली में भी विदेशी मुद्रा की मांग, ध्यान रखना घरेलू मुद्रा की मांग नहीं, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। लेकिन इस प्रणाली में एक खास बात है, क्या कि इस प्रणाली में देश का केंद्रीय बैंक भी विनिमय दर बाजार में हस्तक्षेप कर सकता है, जो कि लोचशील विनिमय दर प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, लेकिन प्रबंधित लोचशील विनिमय दर प्रणाली में वो हस्तक्षेप कर सकता है। यही अंतर है लोचशील विनिमय दर प्रणाली और प्रबंधित लोचशील में, ताकि विनिमय दर वांछित सीमाओं के अंदर रह सके। अर्थात भारत सरकार या उसका केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करता है विनिमय बाजार में, ताकि ज्यादा जो एक्सचेंज रेट है वो ज्यादा ऊपर नीचे ना हो जाए। यह प्रणाली लोचशील, इस प्रणाली को क्या है, यह प्रणाली लोचशील और स्थिर विनिमय दर प्रणाली दोनों के गुण रखती है, अर्थात दोनों का मिक्स है। ये लोचशील विनिमय दर प्रणाली और स्थिर विनिमय दर प्रणाली का मिक्स ही क्या है, प्रबंधित लोचशील विनिमय दर प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। इसे गंदी तरणशीलता या डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको डर्टी फ्लोटिंग, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ एक्सचेंज होती है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों से तो होती है तय, साथ में इसमें सरकार बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर सकती है, इसलिए इसको गंदी तरणशीलता कहा गया है। भारत समेत लगभग संपूर्ण विश्व में वर्तमान में प्रबंधित लोचशील विनिमय दर प्रणाली ही प्रचलित है। ये जो प्रणाली है लगभग सभी देशों में अब यही प्रचलित है। यदि केंद्रीय बैंक को लगता है कि विदेशी विनिमय दर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो वो विदेशी मुद्रा की बिक्री करके उसकी बाजार में पूर्ति बढ़ा देगा, और जैसे ही विदेशी मुद्रा की बाजार में पूर्ति बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा की कीमत क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, और पूर्ति बढ़ने से विदेशी मुद्रा की कीमत घट जाएगी और विदेशी विनिमय दर नियंत्रण हो जाएगी। तो ये दोनों ही काम होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये विदेशी विनिमय दर का निर्धारण है। इधर हमने विदेशी विनिमय दर लिए है, इधर हमने विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति मात्रा लिए। ये हमारा $D वक्र है, ये $S वक्र है। दोनों ने एक दूसरे को ई बिंदु पर काटा है, जहां रेट ऑफ एक्सचेंज कितनी निर्धारित हुई है हमारी, इस ई बिंदु के अनुसार रेट ऑफ एक्सचेंज ER निर्धारित हुई है। मान लीजिए ER बराबर है $1 बराबर ₹50। ठीक है, और मात्रा कितनी निर्धारित हुई है, ओके। ठीक, चित्र में विदेशी विनिमय बाजार ई बिंदु पर संतुलन में है, जहां विदेशी मुद्रा का मांग वक्र विदेशी मुद्रा के पूर्ति वक्र को काटता है। इस स्थिति में संतुलन बिंदु ई के अनुसार विदेशी विनिमय दर
ER निर्धारित होती है तथा संतुलन मात्रा OQ निर्धारित होती है। तो ये हमारा निर्धारण हो गया विदेशी विनिमय दर का कि कितनी निर्धारित हुई, ER। किससे? प्रबंधित लोचशील विनिमय दर प्रणाली में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति वक्र के कटान से हुआ ये। लेकिन अब यहां तक तो हमने पढ़ा, ये लोचशील हो गई। अब इसमें हम स्थिर विनिमय दर प्रणाली और अगर मिक्स कर देते हैं तो देखिए क्या होता है। लेकिन माना सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है। सरकार क्या चाहती है? निर्यात बढ़ाना चाहती है। वो चाहती है कि देश का ज्यादा से ज्यादा निर्यात किया जाए सामान। तो वो क्या करेगी? तो वो विनिमय दर ER2 निर्धारित कर देती है। विनिमय दर जो पहले मार्केट में तो कितनी निर्धारित हुई है, ER, लेकिन वो अपनी तरफ से कितनी निर्धारित कर रही है, ER2 निर्धारित कर देती है। ठीक है, जिससे विदेशी मुद्रा की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले $1 बराबर 50 रुपए था, ठीक है, अब $1 बराबर कितना हो जाएगा, 60 रुपए। यानी कि विदेशी मुद्रा की कीमत क्या हो गई, डॉलर की कीमत बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई? क्योंकि पहले डॉलर 50 रुपए का था, अब डॉलर 60 रुपए हो गया, तो विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, जिससे विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ जाती है और निर्यात बढ़ने लगी। जैसे ही विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ी है तो हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ जाएगी तो विदेशी लोग हमारा सामान ज्यादा खरीदेंगे और ज्यादा खरीदेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं निर्यात बढ़ाने के लिए और आयात घटाने के लिए सरकार क्या करती है, अवमूल्यन करती है। अब आप सोच रहे होंगे अवमूल्यन यहाँ कहाँ आ गया, सर ने तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली में बताया था। लेकिन बेटा ये जो प्रबंधित लोचशील विनिमय दर प्रणाली है ये दोनों का मिक्स होती है, इसलिए यहाँ अवमूल्यन भी संभव है। ठीक है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ अवमूल्यन हो रहा है और मूल्यह्रास भी संभव है, दोनों ही संभव है इस प्रणाली में। ठीक, लेकिन केजे विदेशी मुद्रा की आधिक्य पूर्ति से विदेशी मुद्रा की कीमत वापस घट सकती है। अब आप देख लें, सरकार ने अवमूल्यन तो कर दिया है, विदेशी मुद्रा की कीमत को बढ़ा दिया, तो यानी कि हमारी मुद्रा का मूल्य घट गया है। अवमूल्यन तो कर दिया, लेकिन ये जो केजे है ये क्या है, विदेशी मुद्रा की आधिक्य पूर्ति है। अगर ये आधिक्य पूर्ति रहेगी ऐसे की ऐसे ही, सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो क्या होगा, वापस से संतुलन ई बिंदु पर आ जाएगा और विनिमय दर वापस से घटकर ER निर्धारित हो जाएगी। तो सरकार क्या करती है, इस सारी की सारी सप्लाई को, जो केजे सप्लाई है विदेशी मुद्रा की, उसे वो खरीदने का प्रयास करती है। उस विदेशी मुद्रा की ये जो जितनी एक्सेस सप्लाई है उस विदेशी मुद्रा को खरीदने का प्रयास करती है। केजे विदेशी मुद्रा की आधिक्य पूर्ति से विदेशी मुद्रा की कीमत वापस घट सकती है, संभावना है, जिसे रोकने के लिए केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा को मार्केट से खरीदने लगेगा और इस प्रकार सरकार हस्तक्षेप द्वारा विनिमय दर का निर्धारण कर लेती है। और सरकार यदि ये सारी मुद्रा खरीद लेती है तो रेट ऑफ एक्सचेंज ER की बजाय क्या निर्धारित हो जाएगी, ER2, अन्यथा वो वापिस से ER पे आ जाएगी। तो अगर ER2 निर्धारित करना है सरकार को, अवमूल्यन करके अगर उसे फायदा कमाना है तो उसे ये विदेशी मुद्रा को खरीदना पड़ेगा। तो ये तो हो गया अवमूल्यन, इसी का अपोजिट पुनर्मूल्यन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, सरकार निर्यात घटाने और आयात बढ़ाने के उद्देश्य से क्या कर सकती है, विनिमय दर को घटा सकती है। और विनिमय दर घटेगी तो हमारी करेंसी का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम आयात ज्यादा करेंगे और निर्यात कम करेंगे। हालांकि सरकार, भारत में आज तक जहां तक मैं जानता हूं बेटा, पुनर्मूल्यन कभी नहीं किया गया है, अवमूल्यन ही किया गया है और इसीलिए हमारी मुद्रा का मूल्य घटता घटता आज की तारीख में $1 बराबर लगभग 70 रुपए से आगे निकल चुका है। तो धीरे धीरे हमारी मुद्रा का मूल्य घटता ही जा रहा है। उम्मीद है आपको ये प्रबंधित लोचशील विनिमय दर प्रणाली समझ में आई होगी। शॉर्टकट में इतना ही कहूंगा कि प्रबंधित लोचशील विनिमय दर प्रणाली, लोचशील विनिमय दर प्रणाली और स्थिर विनिमय दर प्रणाली, इन दोनों का मिश्रित होता है, इनका योग होता है, इनके दोनों के गुण इसमें होते हैं, इसीलिए इसे मैनेज्ड कहते हैं। ठीक है, कंटेंट अगर अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।